गुड आफ्टरनून बच्चों। और बच्चों फिर आपका बायो का सिलेबस कब खत्म हो रहा है? इसी मंथ हो जाएगा है ना? या 10th तक? चलो आफ्टर 15th। नहीं नहीं, इतना टाइम तो नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नीट रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आया, बट आज ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुझे जहां तक पता है, वो एचआरडी मिनिस्टर की। तो प्रोबेबली कुछ अपडेट आए वहां से। बाकी फन क्लास मैंने आपको बताया था आपकी फ्राइडे या सैटरडे रखेंगे, मैं अभी डे अभी देखा नहीं है। आप लोग यार अभी उनके एजेंडा में ही नहीं हो ना, उनको अभी और चिंताएं हैं बहुत। फिजिक्स भी 15 तक हो जाएगा अपना। ओके बच्चों, ये लास्ट टाइम हम जो कर रहे थे माइक्रोस्कोप, ये सबको समझ आ गया यहाँ तक कि कैसे हमने मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन की है? ओके, तो इससे बच्चों अब देखो हम क्या क्या पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमने कल बात की थी
कि a simple microscope does not provide any angular magnification. तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एंगल सबटेंडेड को बढ़ा देता है, राइट? एंगल तो सेम ही रहता है। दूसरा पॉइंट बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप जो और कॉम्प्लिकेटेड माइक्रोस्कोप्स होते हैं, जिनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसका एक पार्ट होता है। तो बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोप को आई पीस कहते हैं, उसकी तरह यूज करते हैं। ये अभी हम आज पढ़ेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज करते हैं। और अगला हम बच्चों जो पॉइंट नोट कर सकते हैं वो ये है कि हम देख सकते हैं कि ये जो मैग्नीफाइंग पावर है, ये फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? एंड हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मतलब जितनी हम वेवलेंथ ज्यादा यूज करेंगे लाइट की, उतनी हमें मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिलेगी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। ऐसे तो हम जो जनरल बॉडीज देखते हैं वो तो मतलब अलग अलग कलर्स की होती हैं। हम्म अगर हम ऐसे देखेंगे फिर तो हमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स की, जैसे रेड कलर की एक बॉडी दिखेगी, ब्लू की एक दिखेगी, अगर हम किसी को देखेंगे मिक्सचर वाली को तो। बिल्कुल वही, मतलब ये जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा ही होता है ना, इस पे इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक। और जहाँ पे हम मतलब जहाँ ज्यादा इफेक्ट होता है तो वहां पे हम पर्टिकुलरली लाइट ही एक कलर की यूज करते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह में। वेवलेंथ वही जो कॉन्वेक्स लेंस में हमने लिखा था, फोकल लेंथ और वेवलेंथ का रिलेशन कॉची फॉर्मूला से। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या होता है बच्चों, ये तो हमने देख लिया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं हम जहां पे हमें और ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर चाहिए। ठीक है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है बच्चों, वो दो लेंसेस का बना होता है। तो इट इज लाइक दिस। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है? उसके पास जो लेंस है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ने इसकी इमेज बनाई ए डैश बी डैश। अब ये ए डैश बी डैश जो है बच्चों, दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। तो उसने उसकी फाइनल इमेज बनाई ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है? तो जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास है उसको हमने बोला एज ऑब्जेक्टिव, जो लेंस आईज के पास है उसको हमने बोला एज आई पीस। तो जैसे हमने अभी समझा, ये आई पीस तो वही सिंपल माइक्रोस्कोप वाला ही काम करेगा। तो बच्चों हमने दो रेज बनाई हुई हैं पॉइंट ए से, जिसकी हेल्प से हमने समझा है कि फाइनली इमेज कहाँ बनेगी। इस फिगर को बच्चों ड्रॉ करो, इसमें कोई भी डाउट है प्लीज आस्क।
एक बच्चों इसमें ये एंगल भी शो कर दो, इसको हम यूज करेंगे। So yes, here the final image is inverted with respect to the object. तो यस, इसमें इमेज मतलब ऑब्जेक्ट के लेफ्ट पे ही बनती है, दूर ही बनती है इमेज जो है। और ये बच्चों जो फिगर में देखो, जो एल डिस्टेंस है, एल डिस्टेंस जो है वो क्या है? वो ऑब्जेक्टिव का जो राइट साइड वाला फोकस है और आईपीस का जो लेफ्ट साइड वाला फोकस है, उनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगेन एल जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के जो फोकस हैं उनके बीच वाला डिस्टेंस है।
तो व्हाट वी कैन सी इज बच्चों कि ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसी इमेज बना रहा है, वो रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट की, राइट? अब आई पीस जो है वो कैसी इमेज बना रहा है, आप देखो। वो बना रहा है वर्चुअल, मतलब अपने हिसाब, उसको जो ऑब्जेक्ट था उसके हिसाब से वर्चुअल एंड डायरेक्ट, है ना? जो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट था उसके लिए तो इट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से इन्वर्टेड है। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे कि इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव जो होगी वो आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगी, ठीक है? तो उस कारण से आईपीस जो इमेज बनाएगा वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा, और हम देख सकते हैं कि जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से इन्वर्टेड है, राइट? And we can also say कि it is magnified as well. सेकंड पॉइंट बच्चों कैसे आया, ये समझ आ रहा है? सोचो एक बार ध्यान से, सेकंड पॉइंट होना क्यों जरूरी है? अगर आईपीस के सेंटर और फोकस के बीच में होगी तभी आईपीस उसकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा ना। और और एल डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन सेकंड फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फर्स्ट फोकस ऑफ आईपीस। इसको हम बच्चों कहते हैं एज ट्यूब लेंथ। तो बच्चों आप सबने देखा होगा कि, मतलब सबने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा होगा, तो उसमें जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, वो नॉब होता है उसको घुमाते हैं, तो बेसिकली हम किस क्वांटिटी को चेंज कर रहे होते होंगे? नो, वी कांट चेंज द फोकल लेंथ। वो तो जो लेंस लगा हुआ है वो लगा हुआ है ना? वो कैसे चेंज करेंगे फोकल लेंथ? सो वी चेंज द ट्यूब लेंथ। वी कैन चेंज यू एज वेल, मतलब जो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्टिव का, यू भी चेंज हो सकता है और ट्यूब लेंथ भी चेंज हो सकती है।
तो वी विल सी कि जो मैग्नीफाइंग पावर है ट्यूब लेंथ पे डिपेंड करेगी। यहां तक बच्चों क्लियर है सबको? सर एक बार जो एल है सर उसको डायग्रामेटिकली बता दो कैसे है सर ये। ये देखो एल जो है ये बेसिकली देखो ये दोनों फोकस जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस है। लेफ्ट साइड से देखो जो पैरेलल रे आ रही है वो फोकस के थ्रू पास करेगी। हाँ जी सर। है ना? तो इसलिए मतलब ये जो पॉइंट है जहां पे मैंने रेड लाइन बनाई है, जहां एंगल बनाए हैं, वो लेफ्ट साइड वाले लेंस का फोकस है। ऐसी जो राइट साइड वाली डॉटेड लाइन बनाई है मैंने, वो राइट साइड वाले लेंस का मतलब जो फोकस है वो वाला डिस्टेंस डिनोट कर रही है। वो सर जहाँ पे जो सर नीचे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर है ना? क्या इंटरसेक्ट कर रही है? सर मतलब आईपीस का सर जो ये फोकस है सर, ये हमें कैसे पता चला कि फोकस कहाँ पे है? ये हमने लेट की है कि यहाँ पर होगा? हमें ये पता था ना, मतलब मैंने बस ये कहा कि हमें ये पता था कि जो हमारा ए डैश बी डैश है हाँ जी सर। वो वो एफ से पहले होना चाहिए, मतलब एफ और सी के बीच में होना चाहिए, एफ और हाँ, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। हाँ जी सर। तो बस मैंने ये कह दिया कि जो फोकस होगा वो ए डैश बी डैश से तो थोड़ा सा लेफ्ट पे होगा ना। अच्छा सर, इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। हाँ हाँ इसलिए। ठीक है सर। तो ए डैश बी डैश इज द फाइनल इमेज। तो अब बच्चों हम सबसे पहले जो पहला लेंस है ऑब्जेक्टिव, उसकी मैग्निफिकेशन निकालते हैं। वो आप देखो, वो इस फिगर से क्या हो गई, दैट इज एच डैश अपॉन एच। अब इस फिगर में बच्चों आप देखो जो हमने एंगल बनाया है बीटा, तो वो जो लेफ्ट साइड वाला टैन बीटा है वो क्या बन गया? वो बन गया एच अपॉन एफ ओ। राइट? ये समझ आ रहा है बच्चों किस ट्रायंगल से लिखा मैंने? ये वाला ट्रायंगल बच्चों, ग्रीन वाला, है ना? अब बच्चों ये जो राइट साइड वाला ग्रीन ट्रायंगल है, इसमें हम थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे tan बीटा जो है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच डैश बाय एल। ठीक है? आप ये समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली एल तो नहीं है। एग्जैक्टली एल तो तब होता अगर इमेज एग्जैक्टली फोकस पे बनती। तो हमारा एच डैश बाय एच जो है वो बन गया एल बाय एफ ओ।
अब जो दूसरे वाला लेंस है आईपीस, उसकी तो हमने मैग्नीफाइंग पावर निकाल ही रखी है, ठीक है जी। तो हमारे पास दो केसेस बन जाएंगे बच्चों, जैसे आपने लास्ट टाइम किया था। पहला स्ट्रेन्ड विजन, हमने किया क्या, हमने दोनों की मैग्निफिकेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, ऑब्जेक्टिव और आईपीस वाली। तो स्ट्रेन्ड विजन में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो बन गई L/FO इंटू जो हमने कल निकाली थी वैल्यू 1 + D/FE। राइट, और जो दूसरा केस होगा नॉर्मल विजन, उसमें बन जाएगा L/FO इंटू D/FE। तो हमारे पास बच्चों ये दो रिजल्ट्स बन जाते हैं फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप फॉर द टू केसेस, स्ट्रेन्ड विजन एंड नॉर्मल विजन। तो ये डेरिवेशन आपको बच्चों स्कूल में आ सकती है, और वैसे आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। मतलब जो जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं वो सारे, है ना। ये वाला फॉर्मूला, एक ऊपर हमने लिखा था वो, ये वाले हो गए, एक जो इससे पहले था ये D/U। ओके, तो ये पार्ट है बच्चों माइक्रोस्कोप से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अ टेलीस्कोप। एक्सक्यूज मी सर, यस। एक डाउट था सिंपल वाले में। हम्म, कल हमने फाइनली ये बात बोली थी कि सिंपल माइक्रोस्कोप का काम ये है कि हमने उसे जो डी होती है मिनिमम लेंथ ऑफ विजन वाली, उससे पास रख दिया, हमें उससे ऑब्जेक्ट ना दिख पाता, लेकिन माइक्रोस्कोप ने उसे ऐसी डिस्टेंस पे बना दिया जिससे हमें वो दिख रहा है। यस। हालांकि दिख उतना ही रहा है कि अगर हमें दिख पाता तो वो जितना पास रखा है उतना दिखता। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम इसको अब ऐसे सोचे कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद डिवाइस अपॉन मैक्सिमम एंगल विदाउट डिवाइस, हम्म, तो इस हिसाब से तो हमें वन ही नहीं बोलनी चाहिए, पावर तो उसकी वन ही हुई, एंगल तो उसने अभी भी वही किया, उसने बस उस नहीं नहीं एंगल नहीं पे ही दिखा दी हमें इमेज। नहीं नहीं नहीं, उसमें डिनोमिनेटर में कौन सा केस है, नॉर्मल आई का, जब आई 25 पे देख सकती है।
अगर हम ये मानते कि सुपर आई है कोई जो कहीं पे भी देख सकती है, फिर 1 बन जाता। अच्छा, जो हमने डिफाइन किया मैग्नीफाइंग पावर, वो तो नॉर्मल आई के लिए की है ना, जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई आप 25 तक ला सकते हो, उससे पास तो ला ही नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे मैक्स एंगल वो है जिसपे दिख भी रहा है, मतलब नीचे। हाँ हाँ हाँ, दिख भी रहा है। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप का बच्चों काम होता है, वी नो कि कोई बहुत ही फार अवे ऑब्जेक्ट को हमें दिखाना पास करके, ठीक है। अच्छा, एक बच्चों मुझे ये बताना, यहाँ पे ये आईपीस का अपर्चर हमने बड़ा क्यों लिया कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव? कोई रीजन है या ऐसे ही फिगर में बस दिखा दिया? हाँ, ताकि रेस कैप्चर हो जाए, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव से रेज आ रही हैं वो कैप्चर ही नहीं होंगी आईपीस से, तो इसलिए चाहिए। इसका बच्चों एक और रीजन भी होता है, वो कुछ रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड होता है, वो अब कट गया अपने सिलेबस से। तो अभी तो हमें जो आना चाहिए वो ये है कि वो लाइट को कैप्चर कर ले। ये मतलब ये आपके मॉड्यूल में मतलब सॉल्व एग्जांपल है, ये आज करोगे आप, उसमें भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो टेलीस्कोप में बच्चों आप देख सकते हो कि उल्टा है, जो ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, एक बच्चों ऊपर वाले फॉर्मूला से आपको ये भी क्लियर हो रहा है, राइट, कि ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर के लिए व्हाट वी विल वांट इज कि एफओ और एफई इन जनरल दोनों ही छोटे हों, है ना। जितना हम दोनों को छोटा ले पाएंगे उतना ही हमें ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी। और हम देख सकते हैं कि वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों रिजल्ट्स। ऑलराइट, तो ये टेलीस्कोप का बच्चों फिगर बनाओ। यहाँ पे व्हाट वी कैन सी इज कि बेसिकली रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी ऑन द ऑब्जेक्टिव। तो अगेन स्मॉल एंगल्स, तो ऑब्जेक्टिव ने उसकी इमेज बना दी एट द फोकस। आप बच्चों इस फिगर में देख सकते हो कि जो आईपीस है वो हमने इस तरीके से रखा हुआ है कि जो ए डैश बी डैश है वो उस आईपीस के फोकस पे ही है, ठीक है, इस फिगर में। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, अगेन दो केसेस बनते हैं, ठीक है, कि हम चाहते, एक होता है कि फाइनल इमेज डी पे बने और एक होता है कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने। मतलब ये जो फिगर है दिस इज फॉर नॉर्मल विजन। तो हम बच्चों फिगर से देख सकते हैं कि जो रेज पहले आ रही थी दे आर मेकिंग एन एंगल अल्फा, और जो फाइनल इमेज बनी इट इज मेकिंग एन एंगल बीटा।
तो बच्चों यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव का ज्यादा अपर्चर क्यों चाहेंगे? अगेन रेस कैप्चर करने के लिए। तो यस प्लीज ड्रॉ दिस फिगर। तो बच्चों जितनी ज्यादा रेस से इमेज बनती है उतनी ही अच्छी बनती है, राइट? तो इसलिए वी विल वांट की अपर्चर बड़ा हो। तो इनफैक्ट some telescopes are, you must be knowing this, some telescopes are very very huge. तो देख तो आप बहुत दूर तक सकते हो टेलीस्कोप से, मतलब कोई लिमिट नहीं है, मतलब लाइट ईयर्स में डिस्टेंसेस होते हैं जहां तक हम देख पाते हैं। मतलब आप सोचो कि मतलब जो हमारे पास इमेज कैप्चर होती है कई बार वो मतलब 20 साल 25 साल पुरानी सिचुएशन की है, क्योंकि वो जहां से लाइट आ रही है वो लाइट को आने में ही 25 साल लग गए, इतना दूर डिस्टेंस है। तो मतलब वहां पे हमें प्रेजेंट का तो पता ही नहीं चल सकता। तो मतलब सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स देखना तो बहुत छोटी बात है टेलीस्कोप से, हम तो बहुत दूर तक देख सकते हैं। अगेन बच्चों हम देख सकते हैं कि फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड।
तो टेलीस्कोप के केस में बच्चों जो ट्यूब लेंथ होती है that is simply defined as the distance between the two lenses. तो ये एक डिफरेंस है बच्चों बिटवीन ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में जो दोनों फोकस थे उनके बीच का डिस्टेंस है, टेलीस्कोप के केस में दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस है। तो यस, यू कैन सी कि इस प्रेजेंट केस में तो वो FO प्लस FE ही हो गया। एक बार बताओ बच्चों, स्ट्रेन्ड विजन के लिए क्या हो जाएगी ट्यूब लेंथ? तो बच्चों इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो डिफाइन करते हैं हम एज बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से डिफाइंड है, अगर आप देखो, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। यहाँ ऐसे क्यों की होगी सोचो? यहाँ मैक्सिमम एंगल की तो सेंस नहीं बनती ना, मतलब यहाँ कौन सा आप कभी उस ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस से देख लोगे? इजंट इट बच्चों, समझ आ रहे हैं? जो हमने माइक्रोस्कोप के केस में डिफाइन की थी मैग्नीफाइंग पावर,
उसमें तो हमने ये कहा था ना डिनोमिनेटर में कि एंगल वो वाला लिखो जो तब बनता है जब ऑब्जेक्ट कैपिटल डी डिस्टेंस पे हो। यहाँ उसकी तो सेंस नहीं बनती क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी भी डी पे तो हो नहीं सकता। तो यहाँ तो हमने सिंपली यही कहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे भी ना हम इस फिगर में एक अप्रोक्सीमेशन से यूज करेंगे। देखो इस फिगर में बच्चों अल्फा एंगल क्या बन गया और स्मॉल एंगल्स ही हैं, तो अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा कितना हो गया h/fo, राइट। और tan बीटा क्या हो जाएगा बच्चों? tan बीटा बताओ बच्चों। क्या बच्चों हम tan बीटा को अप्रोक्सीमेटली h/fc कह सकते हैं? देखो देखो बच्चों टेक 2 मिनट्स, सोचो ध्यान से। क्या हम कोई अप्रोक्सीमेशन लेके tan बीटा को h/fc कह सकते हैं?
तो ये बच्चों हम किस तरह कह रहे हैं, देखो कि देखो ये वाली रे को देखो बच्चों, मैं इसको रेड कर रहा हूं। बच्चों इसका एंगल छोटा ही है, अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो इसको आप ऑलमोस्ट पैरेलल मान सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल है वो बहुत ही छोटा है। तो ये लेंस से पास करने के बाद किधर से पास करेगी, आई पीस से पास करने के बाद नियरली फोकस से ही पास करेगी, है ना। तो जो ये डिस्टेंस बन जाएगा, ये वाला, ये अप्रोक्सीमेटली एफ ई बन जाएगा। तो फिर जो ये वाला ट्राइंगल है ना, इसमें tan बीटा जो है अपना वो h बाय एफ ई बन जाएगा। आया समझिए बच्चों। तो ये अब अपना क्या बन गया, बीटा अपॉन अल्फा, तो ये अपना बन गया एफ ओ बाय एफ ई। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फिर फोकस के थ्रू पास करेगी ना, लेंस के थ्रू पास करने के बाद। तो ये बच्चों ऊपर वाला सोचो रिजल्ट क्या बनेगा, इसके बेसिस पे फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर फॉर स्ट्रेन्ड विजन। ठीक है, ये सोचते जाओ। जैसे ऑब्वियसली जैसे वहां पे 2 रिजल्ट्स थे, ऐसे ही यहाँ भी 2 ही बनेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों एक और टाइप का टेलीस्कोप होता है जिसको हम कहते हैं एज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो इसमें बच्चों सारा कुछ पहले जैसा ही है, बस एक डिफरेंस आ गया कि हमने क्या किया कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में एक और लेंस लगा दिया, जिसको आप देखो बहुत ही ध्यान से कि
वो लेंस हमने इस तरीके से लगाया है कि लेफ्ट साइड पे लेंस का 2f और fo वो कोइंसाइड कर रहे हो, और राइट साइड पे अगेन जो लेंस का 2f है और जो fe है वो कोइंसाइड कर रहे हो। ये करने से बच्चों होगा क्या? ये बीच में एक लेंस लगाने से क्या इफेक्ट आएगा बच्चों, सोचो। तो बेसिकली क्या हुआ, आप देखो कि जो FO ने इमेज बनाई, आप फिगर में देख सकते हो कि FO ने इमेज नीचे की तरफ बनाई है। अब ये बीच में लेंस लगाकर क्या हुआ, लेंस ने उसकी इमेज फिर ऊपर की तरफ कर दी। ये वाली, isn't it? जिसपे FE फर्दर, जो FE का काम है वो करेगा ही करेगा। तो बेसिकली ये जो बीच वाला लेंस था उसका काम सिर्फ इतना था कि इमेज को उल्टा कर दे। ठीक है, मतलब इससे क्या फायदा हो गया कि अदरवाइज जो हमें फाइनल इमेज इन्वर्टेड मिलती, अब वो इन्वर्टेड नहीं मिलती। ऐसा समझ बचे, इसका काम सिर्फ इतना था कि इमेज को ओरिजिनल के हिसाब से सीधा कर देना। तो बस इसमें हमें बस थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि हमने क्या किया है। कि a lens is introduced between objective and eyepiece so that the final image is erect. So there is no change in magnification. तो मतलब जो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलाज वही रहेंगे ऊपर वाले ही। अब बच्चों ट्यूब लेंथ क्या हो जाएगी?
तो ये बन जाएगी FO प्लस FE प्लस 4F। है ना, क्योंकि वो तो दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस ही है। तो एक बच्चों लास्ट टाइप का जो टेलीस्कोप होता है, that is known as a refracting telescope। तो इट लुक्स लाइक दिस। एक बार ये फिगर बना लो, फिर मैं समझाता हूँ आपको। तो इसमें देखो बच्चों क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि एक तो आई पीस है ना, जो जो राइट पे बनाई हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमने चेंज किया है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव में हमने लेंस की जगह एक मिरर यूज किया है।
अच्छा मैंने गलत लिख दिया, रिफ्लेक्टिंग ही है बच्चों। हाँ, रिफ्रैक्टिंग तो जो पहले थे वो थे। तो यहाँ पे जो बेसिक चेंज है वो क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो है इट इज मेड अप ऑफ मिरर इंस्टेड ऑफ लेंस। हाँ, इसको ही बच्चों ये भी बोलते हैं जो फिगर में लिखा हुआ है ना, सेसेग्रेन टेलीस्कोप भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक कॉम्बिनेशन है बच्चों मिरर्स का, एक बेसिकली कनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो ऐसा करने से क्या एडवांटेजेस हुए देखो। तो बच्चों आपको याद होगा कि हमने समझा था कि लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, राइट। तो जो हमारे पास, मान लो बच्चों ऊपर वाला फिगर लें, कोई भी ले लें, तो जो हमारे पास इंफिनिटी से रेज आ रही हैं वो तो ऑब्वियसली अलग अलग वेवलेंथ्स की आ रही हैं, है ना। तो इसका मतलब हमें जो मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी। अब माइक्रोस्कोप के केस में तो हम इस बात को कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई माइक्रोस्कोप के अंदर तो जो लाइट है वो हमने लगानी है ना। तो वो लैंप हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लगा लेंगे तो हमारे को एक ही मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी। लेकिन टेलीस्कोप के केस में तो लाइट वो जो भी स्टार या प्लैनेट है वहां से आ रही है, वी कैन नॉट कंट्रोल दिस लाइट। तो फिर अलग अलग वेवलेंथ्स की अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर होगी, राइट। और मतलब मैग्नीफाइंग पावर से भी पहले क्या हो जाएगा कि वो रेज मतलब उनके फोकस ही अलग अलग है तो वो रेज अलग अलग जगह पे कन्वर्ज करेंगी। क्या बच्चों ये बात समझ आती है। इसको ना बच्चों लिख लेते हैं बेसिकली। दो टर्म्स हम यूज करते हैं बच्चों। एक टर्म होती है क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक एबरेशन का मतलब होता है कि जैसे बच्चों एक लेंस है,
तो बच्चों इस लेंस के ऊपर अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट है तो हमें पता है कि अलग अलग कलर्स की अलग अलग फोकल लेंथ होंगी, है ना? तो हमें राइट साइड पे क्या मिलेगा? समथिंग लाइक दिस। रेड सबसे दूर कन्वर्ज कर रही होगी और वैलेट पहले कन्वर्ज कर रही होगी। राइट बच्चों? हाँ, होता छोटा है, नो डाउट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल केस। क्या आइडियली तो थोड़ा सा होगा ये फॉल्ट? कि मतलब सारी की सारी वेवलेंथ्स एक जगह पे कन्वर्ज नहीं होंगी। तो ये जो इनएबिलिटी है लेंस की, इसको हम कहते हैं बच्चों एज क्रोमैटिक एबरेशन। ठीक है? बच्चों ये बताओ, क्या क्रोमैटिक एबरेशन मिरर में भी होती है, कनकेव मिरर में? कनकेव मिरर भी तो पैरेलल रेस को कन्वर्ज करता है। क्या उसमें क्रोमैटिक एबरेशन होएगी? सो वी रिमेंबर फ्रॉम आवर अर्लियर क्लासेस कि कनकेव मिरर में तो जो फोकल लेंथ होती है वो सिंपली r/2 होती है, उसका म्यू से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब उसका वेवलेंथ से कोई रिलेशन नहीं हुआ, राइट? तो ये जो फॉल्ट है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन कनकेव मिरर, राइट? दूसरा होता है बच्चों स्फेरिकल एबरेशन। तो जो बच्चों एक स्फेरिकल मिरर होता है उसको वेवलेंथ का तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? तो उसमें क्रोमैटिक एबरेशन तो नहीं है।
लेकिन बच्चों उसके केस में भी जो सारी रेस कन्वर्ज करती हैं वो भी तभी करेंगी अगर वो पैरा एक्सियल है। अगर मैं रेस थोड़ी दूर ले लेता हूं, तो ये रेस जो हैं ये फोकस से पास नहीं करती। ठीक है, ये रेस मान लो कुछ इस तरीके से। तो नो डाउट ये प्रॉब्लम लेंस की भी है, मतलब लेंस में भी पैराक्सियल रेस नहीं होंगी तो भी रेस कन्वर्ज नहीं करेंगी, बट मिरर में एटलीस्ट वेवलेंथ वाला चक्कर तो नहीं है। तो ये क्या हो गया, इनएबिलिटी ऑफ अ मिरर टू कन्वर्ज नॉन पैराक्सियल रेस एट वन पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो दोनों फॉल्ट्स जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं कि रेस सारी कन्वर्ज हो रही है कि नहीं हो रही। एक केस में प्रॉब्लम वेवलेंथ की है और एक केस में प्रॉब्लम पैराक्सियल रेस की है। तो स्फेरिकल एबेरेशन को बच्चों खत्म करने का तरीका ये होता है कि आप जो मिरर है, आप मिरर की सरफेस स्फेरिकल लेने की जगह अगर आप पैराबोलिक ले लो तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो मतलब बच्चों कि अगर आप चाहते हो कि किसी सिचुएशन में आपकी की सारी रेज परफेक्टली कन्वर्ज हो जाएं एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, ना उनको वेवलेंथ का चक्कर हो ना उनको पैराक्सियल का चक्कर हो, तो क्या तरीका है कि आप एक पैराबोलिक मिरर ले लो तो वो सारी बिल्कुल एक जगह पे कन्वर्ज हो जाएंगी। तो यस यू कैन आस्क कि फिर हम पैराबोलिक ही क्यों नहीं करते, हम स्फेरिकल मिरर्स क्यों यूज करते हैं। सो द रीजन इज कि spherical mirrors are very cheap to make compared to parabolic. बच्चों ये दोनों फॉल्ट समझ आ गए। सर हाँ जी, सर लेकिन जो बड़ी लैब्स होती हैं सर उनमें तो पैराबोलिक वो यूज कर ही सकते हैं सर। हाँ हाँ वहाँ करते भी हैं। तो बच्चों यहाँ पे यही एडवांटेज है कि क्योंकि आपने एक लेंस की जगह मिरर यूज कर लिया,
तो जो क्रोमैटिक एबरेशन है वो रिमूव हो गई। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे पैराबोलिक मिरर ही यूज कर लें, तो स्फेरिकल भी खत्म हो जाएगी। बच्चों यहाँ भी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वही है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब बस जो एफ ओ है वो लेंस की जगह मिरर का डल जाएगा। तो मतलब ये जो हमने जो भी वेरिएशंस बनाई हैं, चाहे टेरेस्ट्रियल है चाहे रिफ्लेक्टिंग है, इन वेरिएशंस में हमने क्या किया है, बस इम्प्रूवमेंट्स कर ली हैं कुछ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, बट हमने मैग्नीफाइंग पावर पे कोई ड्रॉबैक नहीं आया हमारे को। हाँ बच्चों, ये समझ आ गया? ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा ही है, बट आपको तो आदत ही है बस रट्टा मारना है। ये बच्चों लिख लो, स्ट्रेन्ड विजन के केस में जो ये फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज FO by FE into 1 plus FE by D। ठीक है, ये मतलब कोई हमें डिराइव वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप याद रख सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, यस, जब इस चैप्टर की एक्सरसाइज की थी तो साइन कन्वेंशन में थोड़ी सी गड़बड़ आती है। गड़बड़ इन द सेंस कि वो तो ठीक ही है कि लाइट रेज में पॉजिटिव ले लो, ऑपोजिट को नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, लेकिन जब हम डालते हैं ना वैल्यूज, तो मान लो हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट एक्स पे पड़ा है लेंस से, इमेज वाई पे बन रही है, तो कब -x डालना है, कब +x ही डाल दो फार्मूला नहीं में, वो बता दो नहीं एक नहीं बार नहीं, की अगर। इसका तो सिंपल, ये शायद मैंने पहले बताया भी था, इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप जो अननोन है उसको कभी भी साइन मत दो, ठीक है, मतलब अननोन को एज इट इज ही छोड़ दो और उससे बस सीधा निकालो, वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा अगर आना होगा।
ठीक। सर हाँ जी, सर एक सर क्वेश्चंस में सिर्फ फोकल लेंथ कभी नेगेटिव साइन के साथ दे रखी होती है सर, कभी फाइंड हाँ, करनी होती है, तो सर हर बार यस, फाइंड करके एक तरीका कैसे? हाँ, मतलब ये होता है कई बार कि फोकल लेंथ कई बार दी होगी, कई बार नहीं दी होगी, पॉजिटिव मतलब साइन के साथ, तो वो आपको ही चेक करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज 20, तो ये नहीं कि आप उसको 20 डाल दोगे, आपको तो उसको -20 ही डालना पड़ेगा। और सर कनकेवो कन्वेक्स लेंस होता है जो, सर उसकी हाँ, फ्रीक्वेंसी, सर उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव में से कौन सी होती है सर? एक सेकंड बच्चों, इसका आपको समझ आया कैसे आएगा? जो ये स्ट्रेन्ड विजन में एल बनेगा, बेसिकली क्या होगा, अभी तो हमने आई पीस से जो डिस्टेंस रखा हुआ है वो एफ ही रखा हुआ है। जब आप ये चाहोगे कि आपकी फाइनल इमेज डी पे बने, तो आप उसके करेस्पॉन्डिंग यू निकाल लोगे, क्या बनना चाहिए। मतलब जो ये ए बी है, उसका लेंथ से डिस्टेंस यू, वो क्या आएगा? ये सेम हमने लास्ट क्लास में भी निकाला ही था। इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे ना, 1/v क्या हो गया, 1/d -1/-u इज इक्वल टू 1/fe। तो ये बन गया 1/u। तो ये बन जाएगा आपको FO प्लस DFE/T+F। ठीक है, नितेश मैं आपका क्वेश्चन भूल गया, दोबारा पूछना भाई, क्या था? सर मैं ऐसे कह रहा था कि कनकेवो कन्वेक्स लेंस है जो सर, उसकी फोकल, कनकेव कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ। हाँ जी सर। ये समझ आ गया बच्चों कैसे आया, है ना? FE की जगह U आ गया। तो 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 जब आप कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बनाओगे बच्चों, तो ये हमने लिख लिया NL/NS-1। अब हम साइन कन्वेंशन लगा देते हैं। R1 नेगेटिव होगा, R2 भी नेगेटिव होगा। तो ये टर्म बन गई आपकी 1/R2 - 1/R1। आप बताओ इन दोनों में से R1 R2 में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? ये हमने पहले बात की थी। R1 बड़ा है सर और R2 छोटा है। हाँ, R1 बड़ा है और R2 छोटा है। जितना बल्ब ज्यादा होता है उतना रेडियस छोटा होता है। तो ये टर्म बताओ क्या हो गई, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव होगी सर। हाँ, तो पॉजिटिव आएगी फोकल। ओके सर।
R2 बड़ा नहीं होगा, R2 छोटा होगा। जितना ज्यादा बल्ज होता है उतना उसका रेडियस छोटा होता जाएगा ना। ऐसे सोचो, स्ट्रेट लाइन का रेडियस इनफाइनाइट होता है। है ना? ओके बच्चों, होमवर्क में आपने एक तो इसके सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं, वो बहुत जरूरी हैं। एंड सिर्फ सॉल्व नहीं, साथ में एक्सरसाइज 01 करनी है। ठीक है, जो भी इसका लास्ट पार्ट है। ऑलराइट, तो ये चैप्टर बच्चों हो गया खत्म। यहाँ तक आएगा आपके टेस्ट में। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के बच्चों सिंपल, मतलब एक तो डेरिवेशंस आनी चाहिए और डायरेक्ट। ह्यूमन आई इज नॉट इन योर कोर्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। नहीं, साउंड वेव्स की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, चलो, ओके बच्चों, बाय।